हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में हमेशा आपकी सोच ये रहनी चाहिए कि हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करना है। कहने का मतलब, कई बार आप लोग वीडियोस देखते हैं और वीडियो से आपको कोई चीज़ सीखने को मिलती है और उसको आप अपने केस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि क्या आपके केस में उसे इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है या बिना इंप्लीमेंट किए किसी और तरीके से आप ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को आज उदाहरण के जरिए मैं आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जिस प्रकार की गलती करने जा रहे हो वो रुक जाएं और अन्य प्रकार से ज़्यादा लाभ पा सकें। तो दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं कि ये कोई जनरलाइज मैटर नहीं है, केस टू केस डिपेंड करता है। तो एक उदाहरण से आपको सारी चीज़ मैं समझाता हूँ और आपसे कहना चाहूँगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है डेली वीडियोज लाने के लिए। दोस्तों देखिए, एक मेंटेनेंस का केस है। उस मेंटेनेंस के केस में पत्नी ने एक एफिडेविट फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट वाला, रजनीश नेहा वाला, और उसमें उसने अपनी इनकम्प्लीट डिटेल दी। उसने उसमें अपनी सैलरी दिखाई लेकिन सैलरी स्लिप नहीं दी, उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन जो सैलरी स्लिप दी है वो एग्जैक्ट है। यानी वो आपको पता है कि उसकी सैलरी उतनी है या थोड़ा बहुत है, मतलब 1-2 हज़ार रुपये का फर्क होगा, अदरवाइज फर्क नहीं है। सैलरी उसने ठीक दिखाई है लेकिन बाकी जानकारियां उसने इनकम्प्लीट दी है। उसने अपनी आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं करी, उसने बैंक स्टेटमेंट फाइल नहीं करी और केवल अपनी सैलरी बताई है। अब ऐसी स्थिति में आपके मन में पहली चीज यही आती है, जी मैंने पढ़ा था, मैंने वीडियोज में भी देखा था कि ऐसे में हम एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर सकते हैं 91 सीआरपीसी की, कि भाई ये चीजें पत्नी को बोला जाए, आदेशित किया जाए कि वो कोर्ट में लेकर के आए। यह हो गया तरीका जो जनरलाइज्ड है। अब हम स्पेसिफिक बात करते हैं। मान लेते हैं आपके मामले में आपको पता है कि आपकी पत्नी ने जो अपनी सैलरी दिखाई है वो सैलरी ठीक है, उसकी वही सैलरी है। अब आप एक एप्लीकेशन देते हैं कि आप बैंक स्टेटमेंट भी दो, आप आईटीआर भी दो, आप अला फला और चीजें भी दो, क्योंकि आपने नहीं दी। इससे ज्यादा बेहतर एक स्ट्रेटेजी होगी कि आप अब जो अपना एफिडेविट फाइल करेंगे, उस एफिडेविट में आप बैंक स्टेटमेंट मत दीजिए, आप अपनी आईटीआर मत दीजिए, मतलब जो जो उसने नहीं दिया वो आप भी मत दीजिए। क्योंकि दोस्तों, कई बार होता है कि आपकी सैलरी तो कम होती है लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में अदर सोर्सेज से बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं जिनका आपको डर भी होता है। अब चूंकि आपकी पत्नी ने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, अपनी आईटीआर भी नहीं दी, अब अगर आप अपने एफिडेविट में अपनी बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर नहीं देंगे तो डेफिनेटली वो आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद नहीं दिए। तो आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि आप दीजिए। अदरवाइज आप बोलेंगे कि इन्होंने खुद तो दी नहीं है, तो उनको भी आदेश हो जाएगा। तो कहने का मतलब, यहां पर आपके लिए ज्यादा सही स्ट्रेटेजी क्या है कि आपने अपना एफिडेविट विदाउट बैंक स्टेटमेंट, विदाउट आईटीआर दे दिया जैसे कि उसने दिया है, सेम एज इट इज। और आपको इससे फायदा हो गया क्योंकि सैलरी तो अपनी वहां पे एडमिट कर ही रही है जो उसकी सैलरी है। अब उसने बैंक स्टेटमेंट नहीं दी, अगर आप उसकी बैंक स्टेटमेंट निकलवाते तो फिर डेफिनेटली आपको भी पिछले 3 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती। आप उसके आईटीआर निकलवाते तो आपको भी फिर आईटीआर सबमिट करनी पड़ती। तो आपको यह देखना है कि आपके केस में आपको फायदा कैसे मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट में बहुत चीजें ऐसी है जो कि रिकॉर्ड पे आनी जरूरी है, फिर तो आप बैंक स्टेटमेंट उसके निकलवाओ, लेकिन उस केस में आपको भी अपनी 3 साल की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आपको लगता है कि उसके अकाउंट में कुछ ऐसा खास नहीं है, सैलरी ही आती है, लेकिन आपके अकाउंट में ऐसा खास है जिसे दे दिया जाए तो नुकसान होगा, तो ज्यादा बेहतर है कि आप 91 सीआरपीसी के चक्कर में मत पड़ो, सीधा सीधा अपना एफिडेविट फाइल करो और अपने एफिडेविट में अपनी सैलरी बताओ और बैंक स्टेटमेंट और आईटीआर मत दो। जैसा एफिडेविट उसने दिया वैसा एफिडेविट दो। तो दोस्तों, ये समझने की बात है, हर एक मामले की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। ये वीडियो अभी कल एक्चुअली किसी क्लाइंट की डेट है तो उनसे मैं डिस्कस कर रहा था, उनके मामले में सेम हुआ है कि लड़की ने अपना एफिडेविट दिया है, वहां पे अपनी सैलरी लिखी है। अब मैंने उनसे पूछा क्या उसकी सैलरी इतनी ही है, तो उन्होंने कहा इतनी है, इससे कम ही है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो फिर हमने उनको ये सजेस्ट किया कि भाई आप 91 डाल के फिर क्या करेंगे, आप सिंपली अपना एफिडेविट दो और जैसा एफिडेविट उसने दिया है, वाइफ ने दिया है, वैसे एफिडेविट आप दो, क्योंकि वो आपको पॉइंट आउट कर ही नहीं सकते और टाइम भी बचेगा। तो दोस्तों, अपने को ये देखना है कि अपने को हमारे केस में फायदा कैसे मिल रहा है, वो ही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। दूसरों को देख के या जनरलाइज वीडियोस देखकर या जनरलाइज आर्टिकल्स पढ़ के आपको काम नहीं करना। तो सोच समझ के अगर आप मेंटेनेंस में बढ़ेंगे तो खेल जाएंगे, वरना प्रॉब्लम आएगी। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।